नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि एलएलबी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जूरिस्प्रूडेंस के महत्वपूर्ण टॉपिक लीगल पर्सन विधिक व्यक्ति पे बात करने वाले हैं। और आज का वीडियो बेहद खास है क्योंकि इस वीडियो का विशेष मार्गदर्शन डॉक्टर अशोक कुमार राय, संकाय अध्यक्ष विधि, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त हुआ है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लॉ से रिलेटेड नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। व्यक्ति विधि और विधिशास्त्र के प्रारंभ से ही एक मुख्य विषय वस्तु रहा है। व्यक्ति के प्रति विधिक संबोधन व्यक्तित्व के रूप में किया जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए व्यक्ति को दो रूपों में अभिव्यक्त किया जाता है। पहला प्राकृतिक व्यक्ति, दूसरा विधिक व्यक्ति। प्राकृतिक व्यक्ति का तात्पर्य स्वयं मानव प्राणी से है। विधिक व्यक्ति का तात्पर्य उस अस्तित्व से है जिसे विधि मान्यता प्रदान करती है और जो स्वयं मानव प्राणी से भिन्न है और विधिक अपेक्षा से उसने व्यक्तित्व ग्रहण कर लिया है। व्यक्तित्व शब्द यूनानी शब्द पर्सोना का पर्याय है, जिसका तात्पर्य होता है अभिनेता का मुखौटा, अर्थात किसी निष्प्राण वस्तु या इकाई को एक व्यक्ति के रूप में मुखौटा प्रदान करना। अतः व्यक्तित्व का तात्पर्य किसी ऐसी इकाई से है जो अधिकार और कर्तव्य धारण करता है, जैसे कोई निगम, मूर्ति इत्यादि। यद्यपि मानव प्राणी को प्राकृतिक व्यक्ति माना जाता है, किंतु सभी मानव प्राणियों को विधिक व्यक्ति नहीं माना जाता। प्राचीन काल में दासों को केवल चल संपत्ति तथा सन्यासियों को सिविल रूप में मृत्यु माना जाता था। इतना ही नहीं, मनु ने नपुंसक अपंग को धन में हिस्सेदार नहीं माना था। इसका अर्थ यही था कि उनके विधिक अधिकारों से उन्हें वंचित माना गया था। हालांकि गर्भस्थ शिशु को भले ही उसने जन्म न लिया हो, तब तक के लिए उसे एक विधिक व्यक्ति माना गया था जब तक कि उसका जन्म नहीं हो जाता है। यही कारण है कि मृत्युदंड प्राप्त गर्भस्थ महिला को मृत्युदंड तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है जब तक कि उसके गर्भस्थ शिशु का जन्म नहीं हो जाता है। सीआरपीसी धारा 416। यद्यपि व्यक्तित्व व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है, किंतु मृतक के शरीर, ख्याति और उसकी संपदा के बारे में अधिकार बना रहता है। लेकिन सामान्यतः यह माना जाता है कि व्यक्तित्व जन्म से प्रारंभ होता है और मृत्यु पर समाप्त हो जाता है। जब किसी इकाई को जो मानव प्राणी से भिन्न है अधिकार और कर्तव्यों से विभूषित करते हुए कृत्रिम रूप से एक व्यक्ति का स्वरूप प्रदान किया जाता है, तो उस इकाई को कृत्रिम व्यक्ति अथवा विधिक व्यक्ति माना जाता है। ऐसा किया जाना विधिक प्रयोजन के लिए उस समय आवश्यक और अनिवार्य माना जाता है जब कोई संस्था या इकाई अथवा कंपनी अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हुए जन सामान्य के बीच में कोई व्यापारिक, आर्थिक अथवा सामाजिक कृत्य संपादित करती है, जिससे उस संस्था, इकाई अथवा कंपनी से अन्य व्यक्ति भी प्रभावित होते हैं। सामान्य के अनुसार एक विधिक व्यक्ति मानव प्राणी से इतर कोई विषय वस्तु है जिसको विधि व्यक्तित्व प्रदान करती है और विधि उसको प्राकृतिक व्यक्ति के समान ही अधिकार और कर्तव्य धारण करने वाली इकाई या सत्ता के रूप में स्वीकार करती है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले व्यक्तित्व विधि को कल्पनार्थ प्रदान किया जाता है जो उसकी काया माना जाता है और तब विधि उसका मानवीकरण करती है जिसे उसका मन कहा जाता है। वस्तु उसे विधिक व्यक्तित्व तब प्राप्त होता है जब विधि उसकी एकल सत्ता को मान्यता प्रदान करती है। इस प्रक्रिया को निगमन की संज्ञा दी जाती है। प्रेमनाथ बनाम प्रद्युम्न 1925 के बाद में मूर्ति को एक विधिक व्यक्ति माना गया। देवकी नंदन बनाम मुरलीधर 1956 के बाद में अभिनिर्धारित किया गया कि एक हिंदू देव प्रतिमा का धर्मादाय में लाभकारी हित नहीं होता है और वास्तविक हित अधिकारी पुजारी होते हैं। मस्जिद शहीदगंज 1940 के बाद में प्रीवी काउंसिल ने अभिनिर्धारित किया कि मस्जिद के द्वारा या उसके विरुद्ध वाद नहीं लाया जा सकता है क्योंकि वह विधि की दृष्टि में एक कृत्रिम व्यक्ति नहीं है। अतः स्पष्ट है कि भारत में विधिक व्यक्तित्व की अवधारणा काफी प्राचीन है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 79 तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 में भारत सरकार एवं राज्यों को विधिक व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। इसी प्रकार अनेक अधिनियमों में निगमों के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए विधिक व्यक्तित्व की अवधारणा को भारतीय न्याय प्रणाली में कायम रखा गया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 5 पैरा 2 के अनुसार जीवित व्यक्ति के अंतर्गत कंपनी या संगम या व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, आते हैं तथा कंपनी अधिनियम 2003 के अंतर्गत निगमित कंपनी विधिक व्यक्ति है। इसी प्रकार सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत समितियां भी विधिक व्यक्तित्व का रूप धारण करती हैं। इसी प्रकार सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत समितियां भी विधिक व्यक्तित्व धारण करती हैं। निगमित व्यक्ति के सिद्धांत। किसी इकाई को विधिक व्यक्तित्व प्रदान करने के अनेक सिद्धांत भी प्रतिपादित किए गए हैं जो विधिक व्यक्तित्व की प्रकृति, विस्तार एवं प्राधिकार पर आधारित हैं। हालांकि किसी भी सिद्धांत को स्वयं में पूर्ण एवं सर्वमान्य नहीं माना गया है और प्रत्येक मामले के सिद्धांतों और परिस्थितियों में न्यायालयों ने उपयुक्त सिद्धांतों को अपने निर्वचन के लिए अपनाया है। संक्षेप में निगमित निकाय के निम्नलिखित सिद्धांत हैं।
कल्पितार्थ सिद्धांत, कोष्टक सिद्धांत, यथार्थवादी सिद्धांत, संस्थात्मक सिद्धांत और प्रयोजन सिद्धांत। कल्पितार्थ सिद्धांत, इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक ग्रे, सेवनी, सामंड, कैल्सन और डाइसी हैं। इस सिद्धांत को कल्पना सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार केवल मानव प्राणी को ही उचित रूप में व्यक्ति कहा जा सकता है और केवल कुछ समूह आदि को केवल विधि की कल्पना के द्वारा विधि प्रयोजनों के लिए व्यक्ति मान लिया जाता है, परंतु वे वास्तव में कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं होते हैं। यह सिद्धांत मूलतः अंग्ल विधि पर आधारित है और इसी के अनुरूप यह सिद्धांत विकसित हुआ है। ग्रे के अनुसार विधिक व्यक्तित्व एक अस्तित्व मात्र है जिस पर अधिकार एवं कर्तव्य आरोपित है। यही धारणा सामंड की है, जिसके अनुसार विधिक व्यक्ति वह है जो विधि के अधीन अधिकार या कर्तव्य धारण करने के योग्य समझा जाता है। इसी प्रकार कैल्सन ने भी विधिक व्यक्तित्व को मिथक के अलावा और कुछ मानने से इंकार किया है, क्योंकि विधिक व्यक्तित्व में अधिकार और कर्तव्य से अधिक कुछ अंतर्ग्रस्त होना नहीं माना गया है। इस प्रकार कल्पितार्थ सिद्धांत विधिक व्यक्तित्व को एक कल्पना मात्र मानता है और यह भी कि अपराध नहीं कर सकता है। इस सिद्धांत को सहयोगी सिद्धांत, रियायत सिद्धांत भी कहते हैं, जो यह मानता है कि निगमित निकाय केवल विधि राज्य द्वारा अनुजय सीमा तक ही विधिक व्यक्तित्व रखते हैं। कोष्टक सिद्धांत, इस सिद्धांत को प्रतीक सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक और प्रतिपादक जर्मन विधिशास्त्री इहरिंग हैं। इनके अनुसार निगम के रूप में सृजित विधिक व्यक्तित्व एक कोष्टक के समान है जो मात्र सदस्यों को एकत्रित स्वरूप को प्रदर्शित करता है। विधिक व्यक्तित्व प्रदान करने का अर्थ है सदस्यों के चतुर्दर्शी एक कोष्टक लगा देना जिससे उनको एक इकाई के रूप में माना जाए। यह केवल सुविधा के प्रयोजनों के लिए किया जाता है और विधि कभी भी यह कोष्टक हटा सकती है। इस सिद्धांत को प्रतीक का सिद्धांत कहने के पीछे तर्क यह है कि विधिक व्यक्तित्व केवल एक प्रतीक है जो समूह के हित और प्रयोजन को प्रभावी बनाने में सहायता प्रदान करता है। हेफोल्ड ने कोष्टक के उपयुक्त सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि केवल मानव प्राणियों को ही अधिकार और कर्तव्य होते हैं और निगमित व्यक्तित्व केवल एक प्रक्रिया संबंधी रूप है जो तात्कालिक प्रयोजन के लिए विधिक संबंधों के एक जटिल समूह के एक सुविधापूर्ण तरीके से क्रियान्वयन के लिए प्रयोग किया गया है। यथार्थवादी सिद्धांत, इस सिद्धांत को कायिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके मुख्य समर्थक और प्रतिपादक जर्मन विधिशास्त्री ग्यार्क हैं, जिनका मैटलैंड और पोलक ने समर्थन किया है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी निगम में वे सारी विशेषताएं विद्यमान होती हैं जो एक प्राकृतिक व्यक्ति की होती हैं। इसीलिए विधिक व्यक्तित्व उसी अर्थ में यथार्थ होते हैं जिस अर्थ में मानव प्राणी यथार्थ है। विधिक व्यक्तित्व ना तो कल्पित होते हैं और ना ही वे राज्य की मान्यता पर निर्भर करता है। अतः किसी निगम में भी वास्तविक इच्छा, वास्तविक मन और कार्य करने की एक वास्तविक शक्ति होती है। यथार्थवादी सिद्धांत से अत्यधिक घनिष्ठता रखते हुए एक अन्य संस्थात्मक सिद्धांत है जिसके प्रवर्तक फ्रांसीसी विधिशास्त्री हेरू हैं। हेरू ने समावेश दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा कि निगमित निकाय के तहत व्यक्ति का संस्था में विलय हो जाता है और वह उसका अंग हो जाता है, किंतु इस सिद्धांत का निर्वचन अनेक अर्थों में किया गया है। प्रयोजन सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रवर्तक जर्मन विधिशास्त्री ब्रिंज हैं, जिनका मानना है कि केवल मानव प्राणियों को ही व्यक्तित्व होता है और विधिक व्यक्ति बिल्कुल ही व्यक्ति नहीं होते हैं। वे केवल कर्ता शून्य संपत्तियां हैं जो कतिपय प्रयोजनों के लिए अभिप्रेत हैं। वास्तव यह सिद्धांत केवल जर्मन विधि के स्टिफिंग और रोमन विधि के विरासत के स्पष्टीकरण के लिए प्रतिपादित किया गया था। यह आंग्ल विधि में लागू नहीं होता। उम्मीद है दोस्तों आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।